ईरान को लेकर इस वक्त इजराइल में बड़ा तनाव फैल गया है। ईरान में 20 मार्च को आए भूकंप को लेकर के ऐसी रिपोर्ट छपी है जिसे लेकर ईरान का परमाणु कार्यक्रम चर्चा में आ गया है। ट्रंप क्या करने वाले हैं, नेतन्याहू क्या करेंगे? दोनों खतरों को देखते हुए ईरान ने अब अपनी तैयारी भी पूरी कर ली है। अब मार्च के आखिरी दिनों तक ट्रंप को कोई बड़ा फैसला भी लेना पड़ सकता है। 20 मार्च ईरान की राजधानी तेहरान। दोपहर का वक्त है, करीब 1 बज रहे हैं। जुहर की नमाज का वक्त है, लोग मस्जिदों में हैं। नमाज के बाद कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं। रमजान के दौरान ईरान के बाजारों में भी भीड़ है। तभी 1 बजे सब कुछ हिलने लगता है। ये ऐसा भूकंप आया जिसने ईरान के साथ पूरी दुनिया को हिला दिया। पता चला कि एपिसेंटर बादरूद शहर में है, जो मध्य ईरान में तेहरान से 225 किलोमीटर दक्षिण में है। बादरूद वो जगह है जहां से 26 किलोमीटर पश्चिम में है ईरान का सबसे बड़ा परमाणु अड्डा नतांज। दुनिया भर में रिपोर्ट छपने लगी कि ईरान में उस जगह भूकंप आया है जहां उसका परमाणु सेंटर है। तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे। भूकंप को न्यूक्लियर टेस्ट के तौर पर देखा गया। सवाल उठने लगे। नतांज ईरान का वो परमाणु अड्डा है जो अमेरिका और इजराइल का टारगेट नंबर 1 कहा जाता है। 20 मार्च को ईरान में भूकंप के 2 झटके आए। पहला झटका 5 तीव्रता वाला भूकंप था और दूसरा 4.5 तीव्रता का रहा। यानी बैक टू बैक झटकों से ईरान तो हिल ही गया। ईरान की सेना अब तक अपनी फायर पावर दिखाती रही है, लेकिन अब भूकंप वाली खबर ने ईरान को लेकर नए और बहुत ही धमाकेदार कयास की शुरुआत कर दी है। लेकिन परमाणु परीक्षण का शक इसलिए गहराया क्योंकि इसका एपिसेंटर नतांज परमाणु अड्डे के करीब था। इस परमाणु अड्डे के आसपास न्यूक्लियर टेस्ट होता है, तो इसमें शक नहीं कि भूकंप के झटके तेहरान तक महसूस किए जाएंगे। ईरान में अक्सर भूकंप आते रहते हैं। ईरान की 90% जमीन ऐसी है जो भूकंप के खतरे वाली रेंज में है, यानी भूकंप के लिहाज से दुनिया के सबसे संवेदनशील जोन्स में आता है। इस वक्त पश्चिम एशिया में अमेरिकी सेना की गतिविधियां बता रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू दोनों इस वक्त ईरान को लेकर बहुत आक्रामक हैं। दोनों ही चाहते हैं कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम खत्म कर दिया जाए। फिर वो दबाव से हो या फिर बमबारी से। ईरान अगर परमाणु बम बनाने में कामयाब हुआ तो अमेरिका और इजराइल के लिए बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। इसकी पूरी गारंटी है। इजराइल भी एक अघोषित परमाणु पावर है। वो इसका दावा नहीं करता, लेकिन कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की रिपोर्ट है कि इजराइल के पास 100 एटम बम है। लेकिन अब ईरान ने परमाणु बम बनाया तो तेल अवीव और तेहरान की टक्कर पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकती है। ईरान पहले 13 अप्रैल 2024 को और फिर 1 अक्टूबर 2024 को दिखा चुका है कि उसके पास ऐसी मिसाइल है जो लॉन्च होने के बाद 400 सेकंड के अंदर इजराइल पर जाकर तबाही मचा सकती है। ऐसे में ईरान का एटम बम या कहें कि उसके तमाम परमाणु ठिकाने फौरन तबाह कर दिए जाएं। यही इजराइल का फोकस होगा। अभी ईरान ने 6 स्पॉट पर न्यूक्लियर रिएक्टर लगाए हुए हैं, लेकिन इनमें से 2 अहम साइट हैं। पहली जगह है नतांज और दूसरी जगह है फोर्डो। यहाँ है अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट, जहाँ ईरान सबसे ज्यादा गुणवत्ता का यूरेनियम संवर्धन करता है। इजराइल चाहेगा कि वो पहली फुर्सत में ईरान के इन परमाणु अड्डों को पहली स्ट्राइक में तबाह कर दे। ये वो जगह है जहाँ बेहतर क्वालिटी यानी बम बनाने के लिए
बेहतर यूरेनियम तैयार किया जाता है। So we need to engage as soon as possible because time is passing. You have seen my reports on the activities in Iran, the amount of enriched uranium at 60% is growing very, very fast. All of the activities are being carried out. इजराइल ने लेबनान और गाजा में अब तक जो बमबारी की है उसके जरिए नेतन्याहू ने यह भी दिखाने की कोशिश की है कि उनके बम कितने ज्यादा खतरनाक हैं। इजराइल जब अमेरिका से मिले बंकर बस्टर बम मारता है तो क्या होता है? ये बम कितनी बड़ी तबाही मचाते हैं। गाजा से लेकर बेरूत और सीरिया में भी ऐसे धमाकों ने बताया कि इजराइल को मिले बंकर बस्टर बम कितने ताकतवर हैं। एक छोटा बंकर बस्टर बम क्या कर सकता है, इसका सबूत देख लीजिए। ये गाजा के खान यूनुस में गिरे बम के बाद हुई तबाही का वीडियो है। ये क्रेटर यानी वो गड्ढा देखिए जो इजराइल के बम फटने के बाद बना है। 5 मीटर गहरा और 20 मीटर चौड़ा ये गड्ढा इजराइल के उस बम ने बनाया है जो नेतन्याहू को डोनाल्ड ट्रंप ने सप्लाई किया है। इसी हमले में 16 लोगों की मौत हुई है। यहाँ क्या बचा है देखा जा सकता है। 20 मीटर के दायरे में 5 मीटर गहरा गड्ढा। अगर छोटा बंकर बस्टर ऐसा कर सकता है तो बड़े बड़े बंकर बस्टर क्या करेंगे? که در مواجهه با ایران هرگز با تهدید به جایی نخواهند رسید. تهدید میکنن بدانن ما هیچ وقت شروع کننده برخورد به درگیری با این و اون نبودیم، اما اگر چنانچه کسی خباثت کنه و شروع کنه بدانه که سیلی‌های سخت. वैसे बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की इस वक्त की सबसे बड़ी टेंशन गाजा नहीं, हमास नहीं, हिजबुल्लाह नहीं, तुर्की नहीं, जुलानी नहीं, बल्कि ईरान है। और ईरान से ज्यादा इजराइल के दावे मुताबिक उसके एटम बम वाला प्रोग्राम है। ईरान को लेकर 2025 की सबसे हॉट रिपोर्ट पहले से ट्रेंड कर रही है। इस रिपोर्ट ने बहुत पहले ही इजराइल के साथ साथ अमेरिका के कान भी खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट ऐसी कि पूरी दुनिया हक्की बक्की है। एक नए युद्ध का खौफ फिर से फैलने लगा है। ईरान और इजराइल की टक्कर सामने नजर आ रही है। इसकी बड़ी वजह है अमेरिकी अधिकारियों का एक विस्फोटक दावा। अमेरिका के खुफिया अधिकारियों का मानना है कि ईरान में वैज्ञानिकों की एक सीक्रेट टीम एटम बम बनाने के लिए बहुत तेजी से काम कर रही है। सवाल है कि क्या ये ईरान का शॉर्टकट एटम बम है? सवाल है कि क्या ईरान बड़े परमाणु बम की जगह शॉर्टकट रास्ता अपनाकर छोटा एटम बम बना रहा है? सबसे पहले अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स पर यह खबर छपी और उसके बाद पूरी दुनिया में यह रिपोर्ट वायरल हो गई। अमेरिका से लेकर यूरोप और इजराइल की मीडिया लगातार इस पर चर्चा कर रही है। ईरान भी इस वक्त बहुत आक्रामक है और उसने जनवरी में 4 युद्धाभ्यास करके इस बात का सिग्नल दे दिया है कि अब उस पर हमला हुआ तो पूरा पश्चिम एशिया जलेगा। इजराइल और अमेरिका के अड्डों को तो पूरी तरह तबाह कर दिया जाएगा। इसलिए ट्रंप और नेतन्याहू के सामने चुनौती बहुत बड़ी है। एक शॉर्टकट एटम बम ईरान का बहुत बड़ा एजेंडा बन सकता है, क्योंकि इसी शॉर्टकट एटम बम को देखकर ईरान के दो बड़े दुश्मन इजराइल और अमेरिका उस पर हमला करने से कतराएंगे। איננו מסירים את עינינו מאיראן שמאיימת להשמיד אותנו,
ואנחנו נחושים למנוע מאיראן להשיג נשק גרעיני וגם נשק אחר שיכול לאיים על ערינו ועל יישובינו. नेतन्याहू बहुत गुस्से में है, लेकिन ईरान में रमजान चल रहा है। तेहरान के करीब एक शहर में यहाँ लोगों के बीच अमेरिका और इजराइल की स्ट्राइक नहीं, बल्कि रोजा और इफ्तार का माहौल बना हुआ है। मस्जिदों और इमाम बारगाहों में ऐसे ही एक साथ इफ्तार किया जाता है। यहाँ अमेरिका या फिर इजराइल की नहीं, बल्कि रमजान की बात चल रही है। ما روزانه 1500 تا پک افطاری و شام رو داریم. بحث کمک به نیازمندان هست، انفاق، و بتونیم ترویج بدیم که انشالله سفرمون همیشه پهن باشه، بتونیم به نیازمندان، بتونیم هر شب در سالی که ماه رمضان، در یک ماه رمضان بتونیم به نیازمندان افطاری بدیم.